हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त राणा प्रताप। मित्रों, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। मित्रों, अभी तक आपने अपने इस चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों के लिए आने वाली से किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का हमारा विषय है कारक। यह टॉपिक हिंदी व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इस टॉपिक से दोस्तों हर एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कारक। कारक का अर्थ, ठीक है दोस्तों। तो जो शब्द कर्ता कर्म क्रिया से संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। दोस्तों, कारक किसे कहा जाता है? ऐसे शब्द या जो शब्द कर्ता कर्म क्रिया से संबंध को स्थापित करते हों, जोड़ते हों, उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है मित्रों, या इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। ऐसी वस्तु जिसका क्रिया के संपादन में उपयोग होता है उसे कारक कहते हैं। ऐसी वस्तु जो क्रिया को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसे कारक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अयोध्या में रघु ने अपने हाथ से लाखों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इस वाक्य में दान क्या है दोस्तों? क्रिया है। दान क्या है? क्रिया है। दान क्रिया है। तो दान के संपादन के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हुआ है वे सभी कारक हैं। जैसे कि दान की क्रिया अयोध्या में हुई है, इसलिए अयोध्या कारक हुआ। इसलिए अयोध्या क्या हो गया दोस्तों? कारक हुआ। क्रिया करने वाले रघु थे, इसलिए रघु कारक हुए। इसलिए रघु क्या हो गए दोस्तों? ये भी कारक हुए। यह क्रिया हाथ से संपादित हुई है, इसलिए हाथ भी कारक हुआ। इसलिए हाथ भी क्या हुआ दोस्तों? कारक हुआ। रुपए दिए गए, इसलिए रुपए भी कारक हुए। रुपए भी क्या हो गए दोस्तों? कारक हुए। और किसको दिए गए? ब्राह्मणों को दान में दिए गए, इसलिए ब्राह्मण भी कारक हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये सभी क्या हुए? कारक हुए। ये सभी मिल करके क्रिया के संपादन में उसकी सहायता कर रहे हैं, है कि नहीं दोस्तों? ये सभी मिल करके क्या कर रहे हैं? क्रिया के संपादन में उसकी सहायता कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे राम ने राक्षसों को बाण से मारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिया के संपादन में बाण क्या कर रहा है? उसकी सहायता कर रहा है, इसलिए यह कारक हुआ। ठीक है, आइए अब इसकी विभक्ति या परसर्ग के बारे में देखते हैं। तो कारक को ज्ञात करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ठीक है मित्रों, कारक को ज्ञात करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जैसे कर्ता ने। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसके भेद को देखते हैं। कतिपय कुछ विद्वान हिंदी में संस्कृत की भांति 6 कारक, कितने? 6 कारक मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य रूप से हिंदी में 8 कारक हैं। कतिपय कुछ विद्वान संस्कृत की भांति हिंदी में भी 6 कारक मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य रूप से हिंदी में कितने कारक हैं दोस्तों? 8 कारक। ठीक है, आइए अब हम कारक के बारे में देखते हैं। कारक, विभक्ति या परसर्ग। तो कर्ता ने, कर्ता की विभक्ति क्या हो जाएगा दोस्तों? ने हो जाएगा। कर्ता की विभक्ति क्या हो जाएगा? ने। इसी तरह से कर्म की विभक्ति या परसर्ग क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। करण से के द्वारा। ठीक है दोस्तों, करण की विभक्ति या परसर्ग से के द्वारा हो जाएगा। इस तरह से संप्रदान के लिए हो जाएगा दोस्तों। अपादान से अलग होने की स्थिति में होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं करण से है और अपादान से भी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन करण से के द्वारा अर्थात यह विभक्ति को यह क्रिया को संपादन में
करण जो होता है वह क्रिया के संपादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं अपादान में जो से है वह क्रिया के अलग होने की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं संबंध का। जैसा कि आप जानते हैं कि संबंध बहुत से होते हैं, इसलिए का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि शब्द संबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अधिकरण में, पर, पे, भीतर आदि इसकी विभक्ति होती है। संबोधन की हे, हो, अजी, अरे आदि इसकी विभक्ति या परसर्ग होते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं नोट के तहत। संबोधन को कर्ता कारक से निकला हुआ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, संबोधन को किससे माना जाता है? कर्ता कारक से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। और संबंध कारक को संप्रदान कारक से निकला हुआ माना जाता है। संबंध कारक को किसके साथ? संप्रदान कारक के साथ इसकी उत्पत्ति हुई है या संप्रदान कारक से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कर्ता कारक। तो वाक्य में क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ने होता है। यह कभी कर्ता के साथ प्रयुक्त प्रत्यक्ष एवं कभी परोक्ष दोनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, वाक्य में क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं और इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ने होता है। यह कभी कर्ता के साथ या कर्ता के साथ कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों स्थिति में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसके उदाहरण को देखते हैं, जैसे कि स्पष्ट हो जाएगा। जैसे विमला ने भोजन किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्ता के साथ ने लगा हुआ है। विमला ने भोजन किया, तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह कर्ता कारक है। लेकिन आप दूसरे उदाहरण में देखेंगे, राम पुस्तक पढ़ा। अब आप देख रहे हैं कर्ता के साथ यहाँ पे ने शब्द नहीं लगा हुआ है, लेकिन यह कर्ता के साथ छुपा हुआ है। जब इसको आप बनाएंगे पूर्ण रूप से सही तरीके से, तो आप देखेंगे कि यह ने इसमें लगा रहेगा। जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ा, आप देख रहे हैं यह शब्द एकदम सही तरीके से बन गया है, इसलिए यह कर्ता कारक हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कर्म कारक। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यह भी प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों स्थिति में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, यह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों स्थिति में हो सकता है। जैसे रमेश ने सुरेश को पीटा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं रमेश ने सुरेश को पीटा। आप देख रहे हैं यहाँ पे को लगा हुआ है, इसलिए यह कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? कर्म कारक हो जाएगा। इस तरह से दूसरे उदाहरण में सौम्या पुस्तक पढ़ रही है। सौम्या पुस्तक पढ़ रही है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि को छुपा हुआ है, लेकिन जब इसको हम लोग बनाएंगे तो सौम्या पुस्तक को पढ़ रही है, ऐसे बनेगा। तो इस तरह यह भी कर्म कारक का उदाहरण हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं नोट के तहत। कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न और कर्म को पहचानने के लिए क्या अथवा किसको का प्रश्न करते हैं, जिससे कर्ता और कर्म सरलता से ज्ञात हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कर्ता को पहचानने के लिए कैसे शब्दों को लगा करके प्रश्न किया जाता है? कौन। ठीक है, और कर्म को पहचानने के लिए क्या अथवा किसको, ऐसे शब्दों को लगा करके आप जब प्रश्न करते हैं, अगर वह सही तरीके से शब्द बन जा रहा है तो वह कर्ता और कर्म कारक हो सकता है। ठीक है, इसका ज्ञान हो सकता है। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा करण कारक। तीसरा क्या है? करण कारक। ठीक है दोस्तों, तो जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा या जिस साधन से क्रिया पूरी हो उसी को करण कारक कहा जाता है। जैसे अर्पणा ने अर्पित को डंडे से मारा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्पणा क्या कर रही है? क्रिया को संपादित कर रही है। किसके माध्यम से? डंडे के माध्यम से। वह किसको पीट रही है? अर्पित को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका चिन्ह क्या है? से है, लेकिन यह क्रिया को करने में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है, इसलिए यह करण कारक हुआ। इस तरह से आप दूसरा देखिए उदाहरण,
नेहा कलम से लिखती है। नेहा किससे लिखती है? कलम से लिखती है। इस तरह यह भी करण कारक हो जाएगा दोस्तों। आइए इसमें थोड़ा सा और देखते हैं नोट के तहत। जहाँ पर अंग भंग के बारे में बताया जाता है वहाँ पर करण कारक होता है। अंग भंग का मतलब हमारे शरीर का कोई भी अंग टूटा फूटा हो या उसमें विकृति हो, ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे कमल आँख से काना है। कमल क्या है? आँख से काना है। आप देख रहे हैं कि वह आँख से क्या है? काना है, अर्थात उसकी आँख नहीं है या आँख से वह विकृत है, इसलिए यह करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं और चौथे को देखते हैं संप्रदान कारक। तो जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस किसी के लिए अगर क्रिया संपादित की जाती है तो वह संप्रदान कारक होता है। नोट, इसमें कर्म कारक का चिन्ह को प्रयुक्त होता है, किंतु इसका अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ क्या होता है? के लिए। जैसा कि आप संप्रदान का विभक्ति या इसकी विभक्ति क्या है? के लिए, संप्रदान के लिए। तो इसका कुछ भी इसका चिन्ह को प्रयुक्त होता है, किंतु इसका अर्थ के लिए ही होता है। जैसे कि उदाहरण के साथ आप देखेंगे, जैसे मोहना भाई के लिए मिष्ठान बनाती है। मोहना किसके लिए मिष्ठान बना रही है दोस्तों? अपने भाई के लिए मिष्ठान बना रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे के लिए शब्द आया है, इसलिए यह संप्रदान कारक हुआ। संप्रदान कारक में जब कोई वस्तु सदा के लिए दी जाती है तभी वह संप्रदान कारक होगा। अगर वह सदा के लिए नहीं दी जाती है तो वह संप्रदान कारक नहीं होगा बल्कि संबंध कारक हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों संप्रदान कारक के बारे में। अगर जो वस्तु किसी को हमेशा के लिए दे दी जाए, सदा के लिए दे दी जाए, तभी वह संप्रदान कारक होगा। अगर वह सदा के लिए न दे जा करके क्षणिक या कुछ समय के लिए दी जाती है तो वह संप्रदान कारक नहीं होगी, बल्कि कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण है, राजा ने सेवकों को दान दिया या राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया। तो यहाँ पे दान देने की क्रिया क्या है? हमेशा के लिए हो रही है। अगर हमेशा के लिए होगी तभी वह संप्रदान कारक होगा, अन्यथा वह संप्रदान कारक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपादान कारक को। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होने की स्थिति पैदा हो या कोई वस्तु अलग हो जाए, उस स्थिति में अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। क्योंकि भाई पेड़ से पत्ता क्या हो गया? नीचे गिर रहा है, उससे दूर हो रहा है, तो वह अलग हुआ ना, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण है, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी। क्या हो रही है? रेलगाड़ी प्लेटफार्म से दूर हो रही है, दूर जा रही है, इसलिए यह कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। इस तरह से गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों? हिमालय से निकलती है। वह क्या हो रही है? हिमालय से निकल करके मैदानी क्षेत्रों में या जहाँ भी जा रही है उससे दूर जा रही है, इसलिए यह भी अपादान कारक हो जाएगा। इसी तरह से मोहन घर से बाजार गया। मोहन घर से बाजार जा रहा है, इसलिए वह घर से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। इस स्थिति में यह भी अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे इसमें थोड़ा सा और देखते हैं नोट के तहत। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु से दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए वहां पर अपादान कारक होगा दोस्तों। ठीक है, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु से किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से क्या की जाती है? तुलना की जाती है, वहां पे अपादान कारक हो जाता है। जैसे राधा सीता से अधिक सुंदर है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राधा और सीता में क्या की गई है? तुलना की गई है। ठीक है, और उसमें किसकी तुलना? सुंदरता से। तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या है? डिफरेंस है, अलग है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए यह कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
जब दो व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। मैं दोस्तों बार बार इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको हमारी बात समझ में आ जाए और यह टॉपिक समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं संबंध कारक को। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा संबंध कारक कहा जाता है। संबंध कारक क्रिया के किसी क्रिया के साथ संबंध न बतलाकर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ ही संबंध प्रकट करता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एक बार फिर से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। संबंध कारक को संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है या संबंध को बताया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक किसी क्रिया के साथ संबंध न बतलाकर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ ही संबंध को प्रकट करता है या संबंधों को बतलाता है। इसमें तमाम शब्द आते हैं, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, अपने, अपना, अपनी, उनका, उनकी, उनके आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसा कि संबंध का विभक्ति का, की, के, रा, री, रे है दोस्तों ना, इस तरह से ऐसे शब्द इसमें आते हैं। जैसे अब उदाहरण को देखते हैं, जैसे मैंने अपनी पुस्तक लिखी। मैंने अपनी पुस्तक क्या करी? लिखी। कहीं ना कहीं पुस्तक से और मुझसे क्या किया जा रहा है? संबंध को स्थापित किया जा रहा है, इसलिए यह संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह राम की घड़ी है। कहीं ना कहीं घड़ी का और राम का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यह भी संबंध कारक हो जाएगा। यह उसकी किताब है। यह उसके और किताब के बीच में क्या किया जा रहा है? संबंध को प्रकट किया जा रहा है, संबंध को बताया जा रहा है, इसलिए यह भी संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं अधिकरण कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किससे? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी। आधार क्या है दोस्तों? यहाँ पे मेज है और मेज पे क्या है? पुस्तक को रखी गई है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मिनट क्या है? कहीं ना कहीं आधार है, क्योंकि आने के लिए इसमें बताया गया है कि मैं केवल 3 मिनट में ही आ रहा हूँ, तो इसलिए यह भी अधिकरण कारक हो जाएगा। मोहन कुर्सी पर बैठा है। तो किस पे बैठा है दोस्तों? कुर्सी पर मोहन बैठा है, कहीं ना कहीं यह भी आधार हुआ, इसलिए यह भी अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं और लास्ट को देखते हैं संबोधन कारक को। तो जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे किसी को पुकारने का या प्रेयर प्रार्थना करने का होता है तो वहाँ पे कौन सा? संबोधन कारक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण में हम लोग देखते हैं, विभु इधर आओ। विभु को बुलाया जा रहा है कि विभु इधर आओ, इसलिए यह संबोधन कारक हो जाएगा। और दूसरे उदाहरण में आप लोग देखते हैं, हे प्रभु इसकी मदद करो। कहीं ना कहीं यह यहाँ पे भगवान के माध्यम से, प्रभु के माध्यम से, गॉड के माध्यम से यह प्रार्थना की जा रही है कि इसकी मदद करो। ठीक है, इसमें और भी उदाहरण हो जाएंगे, जैसे हे बालक तुम अपना पाठ पढ़ो। यहाँ पे बालक को क्या किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि हे बालक तुम अपना पाठ पढ़ो। ऐसे इसके तमाम उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों हमारे इस चैनल RRP ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।